इसी क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ बच्चों को ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, शेखर जी एंड डिम्पल जी को। चलिए, उच्च मेघ क्लाउड के बारे में कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। उच्च मेघ मुख्यतः मुख्यतः मोस्टली सौर जो जो आपका सोलर रेडिएशन है, इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यानी कि ये उच्च मेघ क्या करेंगे, सौर विकिरण मतलब सूर्य से निकलने वाली विकिरण, डिम्पल जी, उसको धरती पर पहुंचने नहीं दे रहे हैं, तो भूपृष्ठ को ठंडा कर रहे हैं, यानी जमीन ठंडी हो रही है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली, अब ये जमीन की बात हो रही है, जमीन से जो अवरक्त किरण, जमीन से क्या निकलती है, वो हमारी भूपृष्ठ से, लैंड से इंफ्रारेड विकिरण जो निकल रही है, रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जो रेडिएशन निकल रही है वो निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है। ये क्वेश्चन नहीं था, अच्छा कोई दूसरा क्वेश्चन था, मैंने तो यही सब वही क्वेश्चन समझा है। ठीक है, फिर भी इस पर इसको एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए इसको, इससे तापमान का प्रभाव पड़ता है। ये 2022 वाला ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, 19 में शायद हम लोग थे, मे बी। तो पृथ्वी पर का जो एनर्जी बैलेंस है, ये बादल, वायुमंडल और सतह पर निर्भर करेगा। हाई क्लाउड्स, ये पतले होंगे, ऊंचाई पे स्थित होंगे, बादल होंगे, जैसे कि सिरस, अधिकतर सौर जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन को ट्रांसमिट कर देते हैं, और जिससे कि बहुत कम रिफ्लेक्शन होता है, बहुत कम रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, ये बादल पृथ्वी पर उत्सर्जित इंफ्रारेड रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब करके पुनः नीचे भेजकर री रेडिएशन सतह को गर्म करने में योगदान देते हैं। कौन सा, हाई क्लाउड वाला। तो ये स्टेटमेंट ऊपर वाला जो था कि ठंडा कर देते हैं, ये गलत हो गया। डिम्पल जी मैं समझ गया, ये क्वेश्चन नहीं था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बादल वाला क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहा हूं। लो क्लाउड जो है, ये घने और निचली ऊंचाई पे होंगे, जैसे कि स्ट्रेटस क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड, ये सौर विकिरण को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी कारण ये ठंडे होते हैं। ठीक है, हालांकि इंफ्रारेड रेडिएशन को भी ये अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए सतह को ठंडा करने वाला ये हो, मुख्यतः इसका जो इफेक्ट होगा। तो कोई, क्या कोई बादल सतह को गर्म करेगा या ठंडा करेगा, थिकनेस की बात डिपेंड करेगा, ये बादल की ऊंचाई, मोटाई, जलवाष्प की मात्रा और उसका कंपोजिशन, उस पर डिपेंड करेगा। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में भी काम आएगा, ये काम करेगा। जबकि जो लोअर क्लाउड है, लोअर क्लाउड का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ये देख लीजिए। स्टेटस, स्टेटस जो क्लाउड है, एंड क्यूमुलस क्लाउड, ये ये जो दो बादल है, बादल के प्रकार है। ठीक है, क्लाउड है जो, ये आमतौर पर कूलिंग इफेक्ट पैदा करें। ठीक है, हाइट में क्या है, ये देख लिया आपने, कौन कितनी किस किस हाइट में रहेगा, ये कल वाली में थी, ही थी। बादल और जलवायु के बीच में, तो बादल का जो असर है स्थानीय मौसम में और वैश्विक जलवायु दोनों पे पड़ेगा। ट्रॉपिकल क्षेत्र में बादल ऊंचे तापमान बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। लोअर एल्टीट्यूड में निम्न बादल अधिकतर सतह को क्या करते हैं, ठंडा करने का काम। ठीक है, तो पृथ्वी से अंतरिक्ष में निकलने वाली जो ऊर्जा का बड़ा भाग बादलों द्वारा ही प्रभावित होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर निकलने नहीं देंगे, यानी छतरी लगा रखी है, तो फिर बादल वो छतरी का काम कर रहे हैं। तो क्लाउड एल्बिडो अधिक होने से क्या होगा, एक तो आपका जो स्नो का एल्बिडो था, रिफ्रैक्शन की बात थी, यूपीएससी ने पूछा था 2024 में। अब क्लाउड एल्बिडो अधिक होने से क्या होगा, सौर ऊर्जा का एक बड़ा भाग वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, यानी कि ये सन है, ये आपका बादल है, और ये पृथ्वी है, तो टकराकर ये वापस जा रहा है, तो पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। तो ये इस तरह से बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था 19, आई थिंक हम लोग ने स्टार्ट करना था, जरा सा मेंशन कीजिएगा कल, यहां से शायद, आई थिंक यहां से स्टार्ट करना था।
नहीं, ये भी हो चुका था, हमारा लीफ भी हो गया था। अ, कपास हो चुका था। 18 में आ गए थे। चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा, काफी नीचे आ गए थे, चलिए ठीक है। शेखर जी आ गए हैं? नहीं आए आज। चलिए। 19 and 18। संडे को टेस्ट है। मयंक जी, कोशिश कीजिएगा टेस्ट देने की। बेसिक्स है भाई, इतना हाय तो मचाने की जरूरत नहीं है। पंढरपुर वाला तो ये हम्पी हो चुका था कल। मोहम्मद सागर हो चुका। अच्छा, 18 की आपने बात की, ये है 18 यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होना था। चलिए। गर्मी काफी पड़ रही है ना। कोशिश कीजिएगा एसी और कूलर से बचने की। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। क्योंकि यूपीएससी देने जिस दिन आप जाइएगा, उस दिन आपको पंखा मिलने वाला है, वो भी दूर। किसी अच्छे स्कूल में पड़ गया आप लोगों का सेंटर, तो अच्छी बात होगी। अदरवाइज सेकंड सिटिंग तक, फर्स्ट सिटिंग तो आप जीएस अच्छा से दे दोगे, सेकंड सिटिंग में आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इन सब बातों का ख्याल रखिए। थोड़ा धूप वूप भी बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ तो सभी रहे हैं एसी लगा के, लेकिन 90% जनता वो अभी वहां ड्रेन होने वाली है सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में फेल लोग क्यों होते हैं? प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, एक तो प्रैक्टिस की कमी होती है। प्रैक्टिस कर लिया तो दिमाग चौक हो जाएगा आपका। अब जब माइंड ही चौक हो जाएगा तो आप काम कैसे करोगे? गर्मी, हाँ। चलो, कोरल रीफ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, वो उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। कहाँ मिलती है? उष्ण कटिबंधीय, गर्म वाले में। 1/3 जो से अधिक प्रवाल जो भित्तियां हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के देशों में स्थित है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा कोरल आपका यहाँ पे क्या, ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम क्या है? ग्रेट डिवाइडेड रेंज क्या है? जल्दी बताइए, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी साइड वाला। ये देखिए, ये अगर ऑस्ट्रेलिया है इस तरह से, कोरल रीफ बैरियर, ये देखिए ये वाला एरिया, यहाँ पे बैरियर यहाँ पे है ये। तो 1/3 तो हो ही गया, क्योंकि सब विश्व का सबसे ज्यादा तो यहीं पे है, बड़ा। इंडोनेशिया भी और फिलीपींस द्वीपीय देश है, यहाँ भी आपको मिलेगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती है। ऑब्वियस है कि जो उनके डेड पार्टिकल है, ये उनका जो स्केलेटन है, हड्डी का जो ढांचा है, जो बच जाता है, उसी को ही धीरे धीरे कर उसमें वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो तीनों सही होगा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानना है, ये डिटेल सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, सीक्वेंस वाइज नहीं है, एक जैसे कोरल रीफ के बारे में जानना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया है एनसीईआरटी का, खुद का बनाया हुआ, आप वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलो। विश्व की अधिकांश जो प्रवाल भित्तियां हैं, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री, ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ, इनके बीच में ही पाई जाएगी अधिकांश। मोस्टली, मोस्टली ध्यान शब्द पे ध्यान देना, यहीं पे आप लोग मिस करते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं केवल, मयंक जी, क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में भी या थोड़ा स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी कोरल तो हर जगह मिलेगी, बट थोड़ी बहुत मिलेगी, है ना। तो ये मुख्यतः पैसिफिक ओशन, हिंद महासागर और कैरिबियन सागर में पाई जाएगी। इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, डेंस वाली वाला ये एरिया है, बिल्कुल सही बात।
ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ बता ही चुका हूं। तो यहीं पे ये पाई जाती है तीनों क्षेत्रों में। ठीक है, प्रवाल भित्तियों के बारे में और बात कर ले तो ये वर्षा वनों की तुलना में, प्रवाल भित्तियां में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की तुलना में अधिक संख्या में, वर्षा वनों की तुलना में यहाँ पे, जैसे ये जो पॉइंट दिया है, प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पर पोषण करती है, जंतु संघों। ठीक है, तो ये प्राणु समूह पाया जाएगा, ऑब्वियस है कि इसका स्केलेटन ही पाया जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है। अब कोरल की डेथ क्यों होती है ये सब मैंने बता रखा है। अब यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपका ऑफिसर पढ़ाया नहीं, पढ़ाया हर चीज है नोट्स में। जो मेरा पीपीटी है आप वहां भी जाके देख सकते हो। ऐसे आप पीपीटी ही देखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एक पीपीटी दिया है, एक एनसीईआरटी दे रखा है, पीपीटी का पीडीएफ फॉर्म दे रखा है। चलिए, तो प्रवाल भित्तियां 25,000 से अधिक जो प्रजातियां निवास करती है वहां पे, और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में ये 4 गुना से ज्यादा है। ठीक है, तो प्रवाल भित्तियां पानी के नीचे वर्षा वन के रूप में जानी जाती है। पानी के नीचे रहेगी, बट छिछली रहेगी, बहुत गहरे में नहीं रहेगी, कम गहराई में रहेगी ना। चलिए, तो प्रवाल भित्तियां जो है पानी के नीचे का इकोसिस्टम है, पानी के नीचे का। और ये कोरल्स जो है पॉपिल्स द्वारा निर्मित होती है। कौन बनाता है? पॉपिल्स। ठीक है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का ये इंपॉर्टेंट सेंटर होगा, और कई समुद्री प्रजातियों का ये निवास स्थान भी होगा। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में मिलेगा। प्रश्न था यहाँ पे, एक बार फिर से देख लीजिएगा, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय सागर जलों में, उष्ण कटिबंधीय बेल्ट नहीं कहा गया है इसने, सागर जल की बात हुई। तो 30 to 30 नॉट दोनों जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, करते हैं विचार। गैर कोयला खदान की नीलामी का अधिकार भारत में राज्य सरकारों को नीलामी का अधिकार नहीं है या नहीं है? कल हमने क्या पढ़ा था? देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। मयंक जी, कल ही मैंने खदान के बारे में डिटेल में बताया है, आज फिर से रिपीट है 18 में। ये दिख रहा है आपको? हाँ, आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खान नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी है भैया। ठीक है, चलिए, जिसके किनारे जमशेदपुर बसा है, उसका नाम ही यही है। स्वर्ण रेखा क्यों कहा गया? स्वर्ण रेखा की सोना, उसके बालू के कणों से छानने पर आपको सोने के कण प्राप्त होंगे। ये बड़ा अब जो क्या कहते हैं, बुरादे मिलेंगे आपको गोल्ड का, है ना। चलो, वंस अपॉन अ टाइम, अभी भी लोग अभी ये काम करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, वट जो भी है। चलिए, तो खनिज वाला मिनरल जो है, इसमें संशोधन किया गया था 2015 में। उस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, गैर कोयला खदान, जो कोयला खदान नहीं है, यानी कोयला खदान का अलॉटमेंट कौन करेगा? मयंक जी जल्दी कमेंट करके बताओ। मयंक जी, गुलाबशाह जी, डिम्पल जी, ज्योति जी, विशु पांडे, जल्दी बताओ यार। सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल। ठीक है, तो केंद्र सरकार केवल नीलामी की प्रक्रिया, नियम और शर्तें तय करेंगी। ठीक है, ये इसके लिए बोल रहा है, गैर कोयला खदानों की नीलामी करने का अधिकार। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। चार्ट ऊपर फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में भी दे दिया गया है। जो भी गौण है, गौण खदान जो है, गौण खदान, ठीक है, ये आपका, हाँ, चलिए, तो गौण खदान का नीलामी का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। लेकिन अगर मुख्य, जैसे कोयला है, लोहा है, अभ्रक है, मैग्नीज है, तो इन सब का नीलामी का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो केंद्र सरकार, अच्छा, ये तो नीलामी करने का अधिकार दिया गया, लेकिन नीलामी का प्रोसेस क्या होगा?
नीलामी की शर्तें क्या है तय, ये तय करने का काम किसका होगा, ये केंद्र सरकार का। यानी गौन में भी नीलामी की प्रक्रिया हो के लिए जो नियम बनाए जाएंगे या शर्तें तय होंगी, ये सब केंद्र सरकार करेगी। भले नीलामी का अधिकार दिया गया है राज्य सरकार को गौण के लिए। ठीक है, चलिए। तो सोने का प्रमुख भंडार झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, देखिए हर जगह तो है ही यहाँ पे, है ना? सोने के भंडार कोडरमा, देखिए अब कोडरमा बेसिकली क्या है, धनबाद के थोड़ा पास में है कोयला खदान। यहाँ से आपको अभ्रक मिलेगा, लेकिन माइका जिसको कहते हैं, ठीक है, और राजमहल के का क्षेत्र। तो यहाँ पे सोने का भंडार अभ्रक के खानों के साथ ही अटैच होता है। मतलब अभ्रक जब आप उसको, जो उसकी शीट है, जब उसका खनन कीजिएगा बड़े बड़े पीसेस में, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें सोने के कण बुरादे भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए। आंध्र प्रदेश का रामगिरी पालकुंड क्षेत्र जो है, ये भी सोने के अयस्क, गोल्डन ओर के लिए जाना जाता है। राजस्थान में बात करें तो लोहे का आयरन ओर की खानें पाई गई हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये राजस्थान के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों में भी है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, राजस्थान में लो अयस्क का जो मुख्य एरिया है वो है आपका उदयपुर, भीलवाड़ा और जयपुर। उदयपुर झीलों का शहर, उदयपुर, जयपुर पिंक सिटी, उदयपुर ब्लू सिटी, नहीं वो दूसरा है, सॉरी। ठीक है, खनिज और खदानों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये देख लीजिए, रिपीट है, देख लीजिए। गैर खदानों की नीलामी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन नियम और शर्तें कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सोने की खान ये सब हो गया, चलो ठीक है। कृत्रिम झील, कृत्रिम झील मैनमेड हो गया, कौन सा है, तो ये मैनमेड कौन सा है, कोडई कनाल। कहाँ पे है, तमिलनाडु। तो इसमें वाटर स्टोरेज, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पर्यटन के लिए, उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है, कोडई कनाल। ठीक है, कोलेरू, नैनीताल, रेणुका झील कहाँ कहाँ पे है ये सब भी देख लीजिए, रट लीजिएगा, ये भी सही है, लेकिन कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। ठीक है, मदुरई के एक कलेक्टर थे हेनरी लेविन, इन्होंने अंग्रेजों के जमाने का है, स्टार की आकृति है। ठीक है, ये प्राकृतिक झील है, कृष्णा और आंध्रा के बीच में ये, और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील में से एक है। नैनीताल, नैना देवी प्राकृतिक झील, त्रिऋषि सरोवर के रूप में भी इसको जाना जाता है। रेणुका झील प्राकृतिक झील, हिमाचल की सबसे बड़ी झील। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरन आइलैंड ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी, बिल्कुल सही, अंडमान निकोबार वाला, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। बैरन द्वीप जो है ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। क्या ये सही है? अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया, ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार। ऑब्वियस है कि ये नहीं होगा। और बैरन द्वीप में पिछली बार 91 में ये एक्टिव हुआ, तो उसके बाद से निष्क्रिय बना हुआ है। तो बैरन द्वीप के बारे में कुल मिला के जानकारी चाहिए। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, एकमात्र एक्टिव इंडिया में, पूरा टोटल अगर हम बात करें तो एक्टिव वोल्केनो बस एक यही है। ठीक है, एकमात्र ज्वालामुखी, पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे, अंडमान सागर से, ना कि ग्रेट निकोबार से। ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी आपने, आप संख्या बल पे चले गए, नंबर्स पे चले गए, यूपीएससी ने नंबर को एज इट इज रखा है। अब 150 भी अगर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फटा था लेकिन ये निष्क्रिय नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जब हमने कह दिया कि एकमात्र, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ नहीं, नहीं भैया, एक्टिव है वो, अंदर भड़क रहा है। ठीक है, 18 में भी विस्फोट हो चुका है।
हालिया विस्फोट जो है इंडोनेशिया के सुलेवासी में आए भूकंप से जुड़ा हुआ था। अब एक भूकंप अभी फिर से आ गया। कहाँ पे आया? जल्दी बताओ भाई। सेंटर में आया? कहाँ पे आया? इंडोनेशिया में। लो, अभी भूकंप आया है, नहीं पता है? 2 बार 3 बार चर्चा हो चुकी है। 2007 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, साथ में मेरा यूपीएससी का ये था, और मुझे लग रहा था कि मेरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी। मैंने कहा चलो फिर भी मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, मैं ये सोच के चल रहा था। बट एक वक्त ऐसा भी आया था, रात में पढ़ते वक्त, कि मुझे लगा कि हे ईश्वर, भूकंप आ जाए और उस दिन यूपीएससी छोटे बच्चे की तरह मैं करने लगा, कि भूकंप आ जाए और एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाए। ऐसा आप लोगों के मन में भी आता होगा, है ना? कुछ हो जाए, थोड़ा और कुछ दिन मिल जाए, कुछ हफ्ता, 15-20 दिन, 1 महीना मिल जाए, नवंबर में हो जाए, ऐसा कुछ आता तो होगा। चलिए, इकलौता यूपीएससी ही है जो 1 साल पहले बताता है कि एग्जाम कब लेगा, तैयार हो जाएंगे, तो इसीलिए नो एक बार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण बहुत अधिक तेजी से स्क्वीज हो गया है, संकुचित हो गया है, छोटा भी हो गया है और सूख भी गया है? कौन सा सागर? अरल सागर जो है, रशिया वाला। ठीक है, काला सागर और बेकॉल झील। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला जो है काम करना है आपको, वो आपका है कि भाई इन तीनों का जो बॉर्डर स्टेट है, अब तक मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको याद हो गया होगा, हनुमान चालीसा टाइप, यानी कंठस्थ। इसमें नो इफ बट, ये मैंने पहले ही बता रखा है। निमोनिक से कीजिए, नहीं आता तो मुझसे पूछिए, लेकिन कर कर जाइए। मेरे हैंड से अगर कोई कमी हो रही है तो बताइए। और सागर, चलिए। सूख गया, चलिए। ओनली वन, और ऑल सी, ठीक है कहाँ पे? तो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा नमकीन यानी खारे पानी की झील है। सोवियत संघ द्वारा ये अमू दरिया और सिर दरिया नदियों के बीच के पानी को कृषि उपयोग के लिए मोड़ने के लिए इसके कारण इसका सिकुड़ना शुरू हो गया, यानी कि जो नदी इस अरब सागर में जा रही थी, दोनों नदी को मोड़ दिया गया, तो इसमें पानी ही जाना बंद हो गया। बात खत्म। 75% सूख चुका है। अब इसी तरह से एक और झील है, गेराडा, गारेडा, क्या नाम था इटली वाला, कुछ याद आया गुलाब शर्मी जी? ग्राडा, इटली वाला, वो भी सूख गया है। गार्डा, डिम्पल एंड गुलाब शाही, वेरी गुड। तो अब 2 साल हो गया इस बात को मुझे इटली वाला बताए हुए, आई थिंक, या 1 साल हो चुका है। अब पूछेगा यूपीएससी, अब आप कहोगे सर 2 साल पुराना पूछ लिया भाई, कब का दशक से देखो सूख रहा है। ठीक है, चलो, आपको क्या करना है, काला सागर, ये आंतरिक, ये इंटरनल सी है, मानवीय एक्टिविटी के कारण प्रभावित नहीं हुआ है। काला सागर का बॉर्डर एरिया देख लीजिएगा, बता रखा है ऊपर में, देख लीजिएगा। बैकॉल झील, ये रशिया में स्थित है, सबसे गहरी और सबसे पुरानी ताजे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सामना तो कर रही पर सिकुड़ी सूखी नहीं है। बैकॉल झील का एरिया रशिया में ही, तो रशिया हो गया। ठीक है, चलिए। अक्षांश और देशांतर कई बार बता चुका हूं, ऐसे नहीं, चलिए इसको इंडिया के मैप से समझते हैं। अब जितना अच्छा मैं बना सकता हूँ, इससे उम्मीद ज्यादा हो की उम्मीद मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए। अक्षांश, ये देशांतर हो गया और ये अक्षांश हो गया। ये लाइन बेसिकली ऐसे बन रही है, जो इलाहाबाद मिर्जापुर के पास से कर्क रेखा और अक्षांश दोनों कट जो होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, इसकी जो पिक्चर है
एनसीईआरटी वाली मैंने आप लोगों को शेयर की है। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा मयंक एंड मोहित, अरे वाह, दोनों के नाम एम से है भाई, ये तो मुझे आज मालूम चला। वेरी गुड। तो अब देशांतर में स्थित दिल्ली जो है, कौन सा शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है, यानी जहां यहाँ पे दिल्ली होगी, ठीक है, तो एक इसी देशांतर पे और कौन सा शहर हो सकता है, शहर। तो क्या ये हैदराबाद हो सकता है? हैदराबाद तो आंध्र प्रदेश वाला इधर हो गया यार, नागपुर इधर हो गया यार, पुणे इधर हो गया यार, क्या बच रहा है? देखो जरा ढूंढो कौन सा होगा, दिल्ली के पैरेलल कौन सा होगा, बेंगलुरु, कर्नाटका वाला। रिपीट क्वेश्चन है, 2009 में देखिएगा जाके, शायद आपको मिल जाएगा। अब बैंगलोर खत्म हो गया, बैंगलोरियन भी खत्म हो गया, बंगलुरु हो गया। कैंपेगोंडा उनका एयरपोर्ट का नाम हो गया, ठीक है। चलिए, सिलिकॉन वैली इंडिया का है ना। तो देशांतर का मतलब क्या हो गया, कोई उसका निश्चित स्थान। अब जैसे अब आपने ये, जब भी आप मैप में पढ़ोगे तो सामने लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसी को मान लीजिए कि एक कॉपी में बनाने ड्रॉ करने के बाद आप कॉपी को क्या सामने रखोगे या जमीन पे रखोगे या अपने टेबल पे रखोगे, टेबल के डेस्क पे रखोगे। अब देखो तो इंडिया का जो दोनों देशांतर है वो यही आपको मिलेगा, ठीक है। कॉमन सेंस से भी लग जाएगा, ये कॉमन सेंस से लगता है, ठीक है। चलिए, कैटालोनिया, ठीक है, देश और उसमें उल्लिखित जो है वो देख लेते कौन कौन सा कंट्री मिला हुआ है। कैटालोनिया स्पेन में है, ठीक है। और ये स्वतंत्रता आंदोलन मतलब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चलता रहता है, हिंसा होती रहती है। चलिए ठीक है, स्पेन में बाक्स समुदाय है, अपनी आजादी की मांग करता है। चलिए, क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा था, कब्जा कर लिया 14 में रशिया ने। काला सागर और अजोब सागर के बीच में ये स्थित है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मिंडाओ, मिंडा नाओ, ये फिलीपींस में है, ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। उग्रवादी समूह के कारण चर्चा में था। देखिए 2018 का कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। डिम्पल जी एंड ज्योति जी, उग्रवादी समूह, उग्रवादी समूह विवादित था, यहां भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा झंझट हुआ, कब्जा हो गया। कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन पूछ रहा है यूपीएससी, 18 में भी पूछा है, 24 में भी पूछ रहा है। ओरोमिया इथियोपिया का एक क्षेत्रीय राज्य है, ठीक है। ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, इथियोपिया, हंगर बता चुका हूं मैं, रिपीट है ये भी। तो ये कहां से करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को, जो मैं मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाता हूं आप लोगों को। इवनिंग वाली क्लास में हम उसको मैं क्लास लेता हूँ, उसमें जो विश्व वाला वर्ल्ड वाला जो सेक्शन है, चर्चा में क्यों, वहां से ये कवर हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एलेप्पो सीरिया, अब चलिए इसको मिला लेते हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट वाला फिर से पूछा है, ठीक है। एलेप्पो सीरिया का शहर था, ग्रेजुएट चल रहा, देख लीजिए। किरकुक इराक में है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ठीक है। मोसुल ये भी इराक में है, ठीक है, कब्जा कर लिया था आईएसआईएस ने। मजार शरीफ ये अफगानिस्तान में है। ब्लू मॉस्क है वहां, मस्क नहीं मॉस्क होगा, ठीक है। नीली मस्जिद, मॉस्क का मतलब मस्जिद होता है, ठीक है। जी सर, इस बार चेंज है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, चांसेस है आए। मैडम जी जो भी चांसेस हैं वो आपके मैगजीन में है, अगर यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल पे कहीं और देख रहे होंगे तो मुझे बता दीजिए।
मेरे अगर मैगजीन में है जनवरी में, फरवरी में, या फिर जो भी जिस भी मैगजीन में, तो आप देख लीजिए इसको। तो फिर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो फिर वो नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बोलिए क्यों। देखिए, मैं किसी पर को टोन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना, अगर मैं भी आपकी जगह मैं रहूं और मैं भी इतना भटकने स्टार्ट कर दूं, तो मैं भी भटक जाऊंगा, मैं भी इंसान हूं। तो जो अपने आप को भटकाएगा नहीं, मैंने कहा ना कि 100 मीटर, मोहित कुमार जो है वो बाइक अपने स्कूटी से, अपनी हायाबूसा से ये जा रहे हैं 100 की स्पीड से, और इनका एक पड़ोसी दोस्त उनको हाय कहता है और ये उसको देखने लग जाते हैं, तो क्या होने वाला है, डिस्ट्रैक्ट होंगे, और डिस्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा मोहित कुमार, समझ में आई बात। फिर यही दोस्त आपके साथ आपको हॉस्पिटल में मिलने आएगा। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बार बार बोलने के बावजूद बावजूद बच्चे चूंकि हैबिचुअल हो गए, गलती करने का अभ्यास हो गया है, क्योंकि साल भर यही किया है, तो फिर इससे बचना नामुमकिन है, यू नो। चलिए, भारतीय मॉनसून, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मॉनसून 2017 का देख लीजिए, का पूर्वानुमान करते समय देखिए फिर से मॉनसून आया, कभी कभी आईओडी, क्या मैंने आईओडी बताया है, कल की क्लास में ही आईओडी बताया है, बताया है, हाँ या ना, बताया है, क्वेश्चन बन जाएगा। चल, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीवाईक्यू करते हैं तो 50% क्वेश्चन आपका डिटेलिंग के साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा एड ऑन कर लीजिएगा, थोड़ा सा पेरिफेरल, तो 50% तो ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि 100 में 50 क्वेश्चन तो आना ही है। करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए तो करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन में से मैं 10 क्वेश्चन और मान लेता हूँ, तो 60 क्वेश्चन, पूर्व ज्ञान से 10 क्वेश्चन बढ़ गया 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिल जाएगा मेरे नोट से, पढ़ाने से, हर चीज से मिनिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम ये 84 तक गया है, हर बार बता चुका हूं मैं, कई बार, बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे क्योंकि आप लोगों की मेंटालिटी को अब थोड़ा बहुत समझने लगा हूं। पहले मैं आंख मूंद कर मैं बच्चों पर विश्वास कर लेता था कि भैया मैं जितना दे रहा हूँ उसी पर ही वो डिपेंडेंट होंगे, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बट ऐसा नहीं है। चलिए, आईओडी, आईओडी क्या है भाई, आईओडी परिघटना जो है एक की विशेषता क्या है, उष्ण कटिबंधीय है, पश्चिमी हिंद महासागर, कहाँ, पश्चिमी हिंद महासागर और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच के समुद्र के सतह का तापमान में अंतर है। अब जब ऐसे पूछा जा रहा है, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, अब जैसे कि टेम्परेचर का अंतर पूछ रहा है, तो क्या ये लोकेशन सेम होना चाहिए, ये जो बताया है, यानी ये है इंडिया का ये वाला एरिया, और पैसिफिक ओशन तो यहां से स्टार्ट होगा और वो अमेरिका तक ऐसे करके जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर है, पहली चीज। और आयोडी की घटना मानसून पर अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है, कर सकती है, बिल्कुल यार, हमें तो पता ही नहीं है ना, अभी तो मानसून को क्या क्या चीजें प्रभावित कर रही है हमें भी नहीं पता, बट अल नीनो का नाम आया है तो बिल्कुल ठीक। अगर ला नीना आ गया तो क्या होगा, 5 साल 7 साल मानसून ही नहीं आएगा फिर। चलिए, तो आईओडी क्या है, ये हिंद महासागर के नकारात्मक सकारात्मक चरण भी कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान का मिलने को, ये जो वहां पे जाके मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी हिंद महासागर, अब देखो, अभी मैंने ड्रॉ किया है, पश्चिम बोल रहा है और पैसिफिक यहाँ पे है आपका, तो ये यहाँ होना चाहिए, इसने दिया क्या है, पश्चिमी हिंद महासागर, होना क्या चाहिए, पूर्वी हिंद सागर, हिंद महासागर, ये पूरा है ना, हिंद महासागर, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन, इसका भी फोटो मैंने लगा रखा है, एक बार जाके देखने की जहमत उठाइए, ठीक है।
तो ये मिल गया आपको, बात खत्म। तो दोनों क्षेत्र मिलेंगे, ठीक है। तो इंडोनेशिया के पास और पश्चिमी हिंद महासागर, अरब सागर के पास। तो कथन गलत क्यों है? क्योंकि पूर्व और पश्चिम की सतह में तापमान के अंतर है, ना कि पूर्वी प्रशांत महासागर से। तो पूर्वी महासागर ये कहाँ गया? पूर्वी। ये पश्चिमी है, और ये पूर्वी, ये आपका पैसिफिक ओशन। तो ये यहां नहीं होगा, आइदर ये दोनों यहां हो जाए या फिर दोनों यहां हो जाए, ये यहां यहां हो जाए, या फिर ये और यहाँ। पैसिफिक ओशन यहाँ भी तो है, अमेरिका के पास वाला एरिया, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये देखिए, ये है प्रशांत महासागर, ऐसे यहाँ अमेरिका हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इंडिया से पहले इंडोनेशिया वाला जो द्वीप है यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर का संबंध जो है एल नीनो या ला नीना परिघटनाओं से होता है, बिल्कुल सही बात। आयोडी की जो घटना है मानसून अल नीनो के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है यार। पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर बेहतर बनाने में मदद करता है। ये सकारात्मक हो गया। नकारात्मक में क्या है? यही दोनों जो है मानसून को कमजोर भी करता है, बेहतर भी बनाता है कभी, और कभी कमजोर भी करता है, दोनों चीजें हैं। तो अल नीनो का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या है? मानसून कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक और प्रश्न देखिए। भारत में एक जगह पर यदि आप समुद्र पर, समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र को देखें, गोवा में खड़े हो गए और समुद्र की तरफ देख रहे हैं, ना कि बीच की तरफ। मोहित कुमार, मोहित कुमार तो बीच की तरफ ही देखेगा, बट देखना कहाँ है? समुद्र की तरफ। तो आप पाएंगे कि समुद्र का जो पानी है तट रेखा के कुछ किलोमीटर पीछे चला जाता है, यानी पहले आगे आएगा और फिर वापस चला जाएगा, फिर आगे आगे आएगा और फिर वापस चला जाएगा। यहीं पे आपको लगा दिया जाता है। कहाँ क्या लगाया जाता है? ज्वारीय वाला जो है, ठीक है। तो दिन में 2 बार वापस किनारे पे आ जाता है। जब पानी पीछे हट जाता है तो समुद्र तल पर चल भी सकते हैं। ये अनोखी घटना कहाँ देखी जाती है? चांदीपुर उड़ीसा के पास, लुक्का छिपी है ना, 5 किलोमीटर तक पीछे तक हट जाता है, और दिन में 2 बार होगा, ठीक है। क्योंकि समुद्र का अनोखा व्यवहार कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो ये बेसिकली ये अनोखी घटना क्यों होती है? ज्वार भाटा के कारण, हाई टाइड वगैरह के कारण समुद्र का पानी तट से दूर हट जाता है, फिर वापस लौटता है। तो समुद्र तल दिखाई देगा तो फिर आप पर्यटक वहां पे चल सकते हैं। फिर सायरन बजेगा कि चलो भैया अब हटो जल्दी से, टाइम हो गया वापस आने का उसका पानी का, तो जल्दी से पर्यटकों को हटा दिया जाता है वहां से। डीआरडीओ का ये टेस्ट रेंज भी है, इंटीग्रेटेड चांदीपुर। मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण होता है यहाँ पे, है ना। गुजरात का भावनगर, ये कहाँ पे स्थित है? यहाँ ये भी कोस्टल एरिया, बट वहां देखा नहीं जाता, नमक बनाने के लिए है। भीमू, ये आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है। नागपट्टनम तमिलनाडु का कोस्टल क्षेत्र है। ये सुनामी से ज्यादा इफेक्टेड था, ठीक है। तिस्ता नदी, अब देखो ये फिर से गंगा नदी नहीं पूछ रहा है, ब्रह्मपुत्रा नहीं पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है? तिस्ता नदी, वेरी गुड। तिस्ता यानी नॉर्थ ईस्ट वाला, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, ऐसे याद कर लो यार, ठीक है। तो ये तिस्ता नदी का स्रोत जो है ब्रह्मपुत्र नदी के ही समान है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। अब सिक्किम में तिस्ता नदी बहती है कि नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा। तो उसका, किसी भी नदी का आपको मोटी मोटी हर जगह, मतलब कोई शहर बसा हो, प्रोमिनेंट शहर किसी नदी के किनारे, तो वो देख लो आप, ठीक है। दूसरा क्या देख सकते हो? उसका कोई भी नदी का ओरिजिनल सोर्स क्या है, कहाँ से निकल रही है, किस राज्य से होके बह रही है, और किस नदी में, मेजर जो रिवर है उसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी मिल गई। रंगीत नदी सिक्किम से निकलती है और तिस्ता नदी की सहायक है, यानी तिस्ता नदी में रंगीत नदी मिलती है। वेरी गुड। और तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में बहती है। ले, ओनली टू, केवल 2 हो। चलिए अब इसका डिटेल देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल से होते हुए
देश में प्रवेश कर जाएगी ये चुंगथांग सिक्किम में से निकलेगी तीस्ता नदी, हिमालय के पास से निकल रही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के समान है। कथन गलत क्यों है? क्योंकि तीस्ता नदी का स्रोत ब्रह्मपुत्र से अलग है, अभी बताया ना, चुंगथांग के पास से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, दोनों का सोर्स अलग हो गया, ठीक है। सहायक नदी है, बिल्कुल सहायक नदी है, रंगीत नदी तीस्ता की ही सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। रंगीत नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। सिक्किम कहाँ पे? ये आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो ये वाला सिक्किम है। कई बार कहा जाता है कि इसको काट दीजिए तो सिक्किम चिकन नेक कट गया, पूरा हट गया। चलिए चिकन नेक देख लीजिएगा एक बार, अब ध्यान में आ गया है तो एक बार चिकन नेक एक बार देख के जाइएगा। वेरी गुड शशांक जी, अच्छा आप आ गए। चलिए, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है। बकवास क्यों? तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी में मिलती है, तो सीधे बंगाल की खाड़ी में तो गिरती नहीं है बॉस। क्लियर है? चलिए वापस आते हैं, देखिए वही भूमध्य सागर फिर से आ गया। भूमध्य रेखा अलग है, भूमध्य सागर अलग है। रेखा ये हो गई, जिसको इक्वेटर या विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री वाला। इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे आपको यूरोप में मिलेगा भूमध्य सागर, इटली के पास वाला, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश भी मिलेगा। यानी सिट्रस फल, रस जिसमें ज्यादा हो, तो अंगूर और जितने भी रसदार फल है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। और इटली यूरोप का सबसे ग्रामीण इलाका कौन सा है? इटली है। राहुल गांधी का नानी घर, याद रखिएगा, ऐसे याद रख लीजिए। सबसे ज्यादा रूरल एरिया वही है, खेती होती है वहां पे। तो शैंपेन वगैरह जितना बनेगा वो सब वहीं बनेगा, ठीक है। तो भूमध्य सागर, ये जो सागर है, जैसे काला सागर हुआ, भूमध्य सागर हुआ, तो उसका बॉर्डर पूछा है, यही तो पूछा है, यही तो करने को कहा था आपको, ठीक है। लेबनान, सीरिया, इजराइल, टर्की, ठीक है। तो ये उत्तर में अफ्रीका से, दक्षिण में यूरोप से, और पश्चिम एशिया में स्थित है भूमध्य। ये तीनों से, 3 महाद्वीप से घिरा हुआ है ऐसे करके। देशों की बात करें जिनकी जो बॉर्डर शेयर करते हैं, वो लेबनान है, सीरिया है, इजराइल है, टर्की, ठीक है। चलिए ये तो पढ़ ही लीजिएगा आप। चलिए मैं करा ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग पता नहीं क्या कीजिएगा। इसराइल और सऊदी अरब, ये जो देश है, जॉर्डन यहाँ पूछा गया तो क्या जॉर्डन है? तो ये गलत है, ठीक है। चलिए सटा हुआ नहीं है। संपर्क अगर हम बात करें, पारस की खाड़ी से है इराक का, ये याद रखिएगा, इराक का। लेबनान की बात करें तो ये इसकी सीमा लगती है, ऑब्वियस अभी हमने ऊपर देख लिया है। सीरिया की, तो ये भी भूमध्य सागर क्षेत्र से लगती है इसकी सीमा। जॉर्डन, इराक भूमध्य सागर में स्थित नहीं है, बट ये दोनों हैं, कोस्टल एरिया देश है ये, कोस्टल पूरा है ना। चलिए अंडमान निकोबार अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, बैरन द्वीप अभी पढ़ा था पहले, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार से सबसे निकट कौन सा? तो इंडोनेशिया सबसे निकट है बॉस, ये देखिए, ये अंडमान निकोबार हो गया। और बगल में आपका, मतलब ये यहां से यहां अगर आपको जाना है तो बहुत दूर है, लगभग 150 किलोमीटर दूर हो गया। और यहाँ से ये 30-40 किलोमीटर दूर है, इंडोनेशिया का द्वीप है। तो कौन सा द्वीप है ये? सुमात्रा। एक ऐसा द्वीप ये है बोर्नियो, जो बोर्नियो द्वीप है जिसमें 3 देश आते हैं। डिम्पल जी, ज्योति जी, गुलाब शाह जी, जल्दी से बताइए तो तीनों, आप लोगों ने पीसीएस अच्छे से पढ़ रखा है, जल्दी बताइए कौन कौन से देश आते हैं वो 3 देश। मलेशिया, बस एक नाम? अरे बहुत नाइंसाफी है, एक ही पता है, पता क्या होता है, क्यों नहीं पता है? चलिए, ग्रेट निकोबार, निकोबार से का बड़ा और भारत का सबसे बड़ा और दक्षिणी द्वीप समूह है, द्वीप है सॉरी, हिंद महासागर में स्थित है। और इसके निकट में जो है सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। सुमात्रा जो है ग्रेट निकोबार से लगभग अच्छा मैंने 34 किलोमीटर बता दिया था, बट ये थोड़ा सा पास में है, सॉरी थोड़ा दूर है, 1000 किलोमीटर दूर हो गया, ठीक है।
बोर्नियो सुमात्रा से पूर्व में स्थित है। पूर्व का मतलब क्या है, ये सुमात्रा हुआ तो बोर्नियो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये और दूर हो गया, अगर ये निकोबार है तो और दूर हो गया मेरा। ठीक है। जावा इंडोनेशिया का एक और द्वीप है, सुमात्रा के दक्षिण पूर्व में। ये सुमात्रा है, इसका दक्षिण और पूर्व में यहाँ पे स्थित है ये। तो ये ग्रेट निकोबार से और दूर हो गया, 817 हो गया ना, और ज्यादा हो गया। बोर्नियो तो और भी दूर हो गया, तो ये आपका जावा बीच में पड़ेगा, ये जावा हो जाएगा, ये बोर्नियो आ जाएगा। श्रीलंका आपका यहाँ पे है, ये बॉक्स स्टेट इसको अलग करेगा। ठीक है, तो दूरी कौन किसकी, कौन पास नजदीक था, सुमात्रा। ठीक है, चलिए। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम, कोहिमा कहाँ हो गया भैया, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोट्टायम कहाँ है, केरल। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये है स्टार्टिंग होगा नागालैंड यहाँ से, और ये है केरल का कोट्टायम, यहाँ से यहाँ ऐसे। आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो भारत की उन राज्यों की न्यूनतम जनसंख्या कितनी, तो भारत में उन राज्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिससे होकर आप यात्रा करेंगे, यानी कि अगर आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, दिमाग वाला है उनका। मूल स्थान से गंतव्य स्थान, कोहिमा से मतलब नागालैंड से चले तो नागालैंड के बाद बीच में क्या आएगा, असम आएगा, फिर कौन आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उड़ीसा आएगा, फिर कौन आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, फिर क्या आएगा, तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु के बाद सीधा केरला। पहुंच गए। अब मैं अब इसी को घुमा के पूछूं, भाई गुजरात के से चले थे और उड़ीसा जाना है, उड़ीसा का भितरकनिका जाना है मुझे, कितने राज्यों को मुझे क्रॉस करके जाना होगा, लोग, या रास्ते में कौन कौन सा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो आएगा, ऐसे तो क्वेश्चन बनेगा। ये लोग गुजरात बना दिया, क्या दिक्कत है, ये उड़ीसा हो गया, ये गुजरात का, चलो गुजरात से यहाँ पे है सूरत, सूरत से मैं चला भितरकनिका देखने के लिए, तो कितने राज्यों को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। ये तो बहुत इजी हो गया, जैसे यूपीएससी ने पूछा। अब मैं पूछ लूं थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए, यार सतपुड़ा के घने जंगल को पार करना होगा कि नहीं, अरावली देखना रास्ते में पड़ेगा कि नहीं, कौन कौन सा पहाड़ पर्वत नदी मिलेगा, यही तो है। इसकी भी फोटो भेज रखी है, इसकी भी फोटो भेज रखी है मैंने। 6 घंटे, 6 घंटा लग गया था मुझे ये काम करने में, 6 to 12 में। ठीक है, चलिए। सड़क मार्ग से, हवाई जहाज से उड़ना तो उड़ जाइए कहीं भी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, केवल 5 भैया। उत्तराखंड पीसीएस में 10 राज्य थे जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ, तो 5 कहां से आ गया, कॉमन सेंस। 10 हिमालय राज्य, और अब ये तो 12 राज्यों में भी मान लिया गया है, देख लीजिए नाम के साथ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5, मणिपुर 6, मेघालय 7, मिजोरम 8, नागालैंड 9, त्रिपुरा 10, त्रिपुरा भी आ रहा है, और असम 11, और पश्चिम बंगाल 12। ये यार थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये त्रिपुरा क्यों आ रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि त्रिपुरा नहीं आना चाहिए। हाँ, 1 मिनट। जी डिम्पल जी, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। अरे चलिए, अनम्यूट है आप, बताइए ये त्रिपुरा क्यों आ रहा है, भाई त्रिपुरा नहीं आना चाहिए। आप अनम्यूट है डिम्पल जी। क्योंकि त्रिपुरा जो है वो, ये जो बांग्लादेश है ना, एकदम उसके साथ लगा हुआ है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से कटा हुआ है। डिम्पल जी आप अनम्यूट है, आप बोल सकती हैं, बताइए। पूर्वांचल रेंज आती है त्रिपुरा में। हाँ,
मणिपुर मिजो हिल्स, ठीक है। डिम्पल जी कहाँ चली गई? अनम्यूट कर दिया है भाई। चलिए। अब म्यूट कर दिया मैंने। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने क्या डिमांड की थी भाई? आपने क्या डिमांड किया था? म्यूट कर दीजिए, ओके ओके। ओके 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 ओके, चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा आपको कुछ कहना है, इसलिए अनम्यूट की जगह मैंने म्यूट कर दिया, ओके। पहले ही आप अनम्यूट थे, ओके ठीक है। तो राज्य कितने हो गए? 6 राज्यों, पांच नहीं बल्कि 6 राज्यों में फैला है, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी घाट है ये, पश्चिमी घाट अलग है और 5 राज्यों में फैला है। और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये भी याद रख लीजिए कौन कौन से। पश्चिमी घाट ये वाला, ये रेंज जो जा रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट, ये पूरा पश्चिमी घाट में ही आएगा ये पूरा, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा मुझे डाउट है, 10 राज्य मैंने पढ़े थे, अब ये 12 क्यों दे रहा है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। त्रिपुरा में, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में। हालांकि अब उसका रेंज देखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसमें, एक बार मैं इसको रीचेक करूंगा, ठीक है। पुलिका झील की बात करें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर एरिया है। जहां ध्यान रखिएगा, पेंटेड स्टॉक, स्टॉक एंड ग्रे पेलिकन, ग्रे पेनिकल, पेलिकन, ये दुर्लभ पक्षी है। गौर से ध्यान से सुनिएगा, आईयूसीएन में ये रेड लिस्ट में आता है। और इसी की डेथ हो गई थी यहाँ पे। एक क्वेश्चन आया था अभी ऊपर में कि वो मीठा पानी का है, जिसको फिर मैंने बाद में ठीक किया था, खारे पानी का। आंध्र प्रदेश का दलदल वाला इलाका, क्या नाम था उसका? जल्दी से बताओ, जल्दी से देख लो। यही आप लोगों की सारी वो निकल गई। इतना टाइम क्यों लग गया? मतलब ठीक से याद नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश का वो नमक वाला जो इलाका, सॉल्ट उसको कहा गया है, ये ठीक करके दिया है मैंने। ये ग्रे पैनिकल, उसकी मृत्यु हुई थी, पूछा जाएगा, इसीलिए करवाया था। लोग, यार पूरा, आप लोग क्या कर रहे हो भाई? जल्दी से ऊपर जाके देखो। चलिए, ये मुझे अभी आप लोग देख के, नौपाड़ा जी, नौपाड़ा, ये खारा एरिया है। हालांकि ये पुलिकट झील के पास में नहीं है, आंध्र प्रदेश वाला ही है। तो ये पेनिकल यहाँ मिलता है, ये इसका रिलेशन मैं बता रहा हूँ। यहीं पे उस जो पक्षी की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे पक्षियों की, इसीलिए ये चर्चा में थी। और यूपीएससी ने वहां पूछ दिया, डाल दिया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यूपीएससी अब अगली बार नहीं पूछेगा। नौपड़ा पूछ लेगा, फिर क्या कर लोगे? ठीक है, चलो। बोध गया आई, चलिए ठीक है, डेस्टिनेशन पूछा है। बोध गया कहाँ पे है? तो झारखंड नहीं, बिहार में है, तो सॉरी, खजुराहो बुंदेलखंड एमपी, ठीक है। शिरडी जो है, क्या कहते हैं इसको, महाराष्ट्र में। तो विदर्भ का एरिया में आता है कि नहीं? विदर्भ तो सूखा एरिया है बॉस, ठीक है, यहाँ नहीं होगा। नासिक, मालवा में, नासिक महाराष्ट्र में है तो मालवा एमपी में है, यहाँ क्या करेगा? ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। खजुराहो बुंदेलखंड, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। बोध गया बिहार हो गया। और तिरुपति रायलसीमा में आता है। कौन सी पहाड़ी पर है? नाम बताओ तो जरा सा, तिरुपति मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है? 1 2 3 4 5, खत्म। 5 सेकंड का टाइम दिया आपको, खत्म हो गया।
ये भी बता रखा है। ये सब याद रखना था आप लोगों को। क्या कर रहे हो यार, ये तो हम लोग, यार ऐसे पूरा ना मेरा, आप लोग क्या बोलते हैं, मेरा मनोबल तोड़ देते हो। कौन सी पहाड़ी पर है, जवाब दो। फिर कहोगे सर हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ लिया था। तिरुमला, तिरुपति, तिरुमला नाम से ही क्लियर हो रहा है। चलो, महात्मा बुद्ध पूछा है, अब महात्मा बुद्ध पढ़ के जाना, बुद्ध बौद्ध धर्म पढ़ के जाना हिस्ट्री में, है ना आप लोगों का। चलो ठीक है। खजुराहो, बुंदेलखंड, ठीक है हो गया। चंदेल, ये मंदिर जो बनवाया था चंदेल वंशियों ने बनवाया था। चंदेल वंश के प्रथम शासक का नाम क्या, फाउंडर का नाम क्या है, नन्नू, है ना। चलिए, यूनेस्को में विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। शिरडी अहमदनगर जिले में है, विदर्भ में नहीं आएगा। साईं बाबा, है ना। चलो, नासिक महाराष्ट्र में है, यहाँ भी कुंभ मिले। ये अर्धवार्षिक लगता है, यानी 4 साल में एक बार महाकुंभ लगेगा प्रयाग में। तो अर्ध कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, हरिद्वार में, नासिक में, प्रयागराज में, और कहाँ लगता है, उत्तराखंड में हरिद्वार। नाम याद रखना। क्लियर। चलो, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट रायलसीमा में आएगा। वेंकटेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है वही, ठीक है। तिरुपति, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, भगवान वेंकट, वेंकट स्वामी। चलो, कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, लो अभी बताया था ब्रह्मपुत्रा। सहायक नदी मतलब ये नदी फ्लो हो रही है और कहीं कहीं से आके और छोटी छोटी नदियां मिलती, तो इसी को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। कौन कौन सी है भैया, दिबांग, कॉमिंग और लोहित, तीनों नदियां, ठीक है। तो ये लेफ्ट, अब ये कोई नदी का लेफ्ट कैसे पकड़ोगे, जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में अपना मुंह करो ये, तो आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि राइट से कौन है, लेफ्ट से कौन है। हाँ, अब नदी ऐसे बह रही है, आप उसको ऐसे मत कर देना, चेंज हो जाएगा, पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मोटे तौर पर दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलेगी, ब्रह्मपुत्र में मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश से निकलेगी और कामेंग जिले में मिल जाएगी। लोहित नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, बांध तट पर ये सहायक नदी है, लोहित भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, तीनों है। तो भारत चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश से होकर ब्रह्मपुत्र में मिलेगी, ठीक है। क्रम देख सकते हैं, क्रम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में शैल गैस संसाधन पाया जाए। शैल गैस का मतलब चट्टानों के बीच में जो गैस है, क्यूबिक में मापी जाती है ना। तो ये बेसिन में ही पाई जाएगी यार हर जगह, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेसिन में पाई जा रही है, मतलब हेवी मात्रा में, वो कृष्णा गोदावरी है, ठीक है। चलिए, शैल गैस की खोज ठीक है, तो ये हो गया। कैम्बे की खाड़ी में, ये गुजरात हो गया, ठीक है। कावेरी बेसिन ये पुडुचेरी तमिलनाडु वाला हो गया, और कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश वाला तटीय इलाका, ठीक है। और संभावित पोटेंशियल क्या है, असम, असम अराकान, अराकान बेसिन जो है म्यांमार वाला, गोंडवाना बेसिन, इंडो गैंगटिक बेसिन, यहाँ भी संभावित क्षेत्र है ये। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन की संख्या कितनी कम होती चली गई। ये 15 क्यों आ रहा है, एक मिनट, हमने क्या कर लिया, अभी तो 18, अच्छा 16 भी हो गया है, वेरी गुड। 17 भी हो गया होगा, मुझे लगा कि बीच में मैंने इसको छोड़ तो नहीं दिया अपनी बेवकूफी में। इस तरह की हरकतें मैं करता रहता हूँ, मेरे बच्चे मुझसे परेशान है कि सर कितना मिस्टेक करोगे। चलिए, 17, 18 से स्टार्ट किया था, 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब 15 होगा, चलिए अब 15 कर लेते हैं। माए बाप की सरकार, यानी आप लोग, जनता जनार्दन, प्लीज जितना दिया जा रहा है उसको खोद खोद कर अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो कल को फिर से मुझ पे, मुझे पता है ब्लेम तो मुझ पे ही, ठिकरा मुझ पे ही फोड़ोगे एग्जाम के बाद कि सर आपने ठीक से नहीं बताया था, मैं कंफ्यूज था, सर आपने बहुत जल्दी दे दिया, सर आपने बहुत लेट दिया,
सर आपने बहुत मिस्टेक कर दिया, आपने ये नहीं किया था, आपने वैसे किया था। मुझे सारी चीजें पता है, मुझे मुंह पे नहीं बोलोगे बट पीठ पीछे बोलोगे, पता है मुझे, मुझे अच्छे से पता है। चलो 15 पे आते हैं, फिर से देखो वही उष्ण कटिबंधीय अक्षांश, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, दक्षिणी अटलांटिक, पूर्वी अटलांटिक, पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, यही सब तो है। भारत की बात करें, ये देखो यार एरिया, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चक्रवात आएगा, यहाँ पे नहीं आता। रीजन, अब ये पूछा है क्वेश्चन उष्ण कटिबंधीय अक्षांश से में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात नहीं आता, क्यों नहीं आता? रीजन, क्योंकि अभिसरण क्षेत्र ही कभी होता है, मतलब की कमी होती, कभी नहीं होता, कभी कभी होता है। बेसिकली क्या है, चक्रवात कैसे बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंड एरिया में या समुद्र एरिया में जो भी चक्रवात कहीं भी बनेगा, गर्म होकर हवाएं ऊपर की ओर उठेगी, हल्की होंगी, ऊपर उठेंगी, और ठंडी उसका इस ये जो वैक्यूम हुआ, खालिस्तान हुआ, इस स्थान को भरने के लिए ठंडी हवा जो है तेजी से नीचे आएगी, और जितनी जल्दी जल्दी ये हवा गर्म होकर ऊपर जाएगी, हल्की होकर, ठंडी हवा भारी होती है, ये नीचे आएगी, और ये चक्र चलने चलेगा और बहुत जल्दी जल्दी होगा, तो चक्रवात बनेगा। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेगा कब? जब गर्म हवा में नम नम हवा बढ़ती है, उसमें मॉइस्चर बढ़ेगा, ठंडी होकर संघनित होगी, एकत्रित होगी। इसके लिए आदर्श क्या होना चाहिए, तापमान समुद्र तट में अगर हम बात करें तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कोरिस बल जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि घुमावदार गति मिल सके, फुल स्पीड ऐसे वाला। आईटीसीजेड ये है अभिसरण क्षेत्र का प्रभाव होना चाहिए, यानी कि गर्म और नम हवा की जो उसका जो फैलाव है, अभिसरण क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, उसका फैलाव कहां कहां तक फैलेगा ये, और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वाला जो है झोंका, विंड शेयर, ये कम होना चाहिए, ताकि विकसित होते चक्रवात को ये तोड़ ना पाए। चक्रवात ऐसे हो रहा है और अगर हवा ऐसे बह गई तो ये चक्रवात टूट जाएगा ना। ये तो दक्षिण, तो सवाल ये था कि दक्षिण अटलांटिक एरिया में और दक्षिण पूर्व पैसिफिक में हमें चक्रवात देखने को नहीं मिलता, तो इस क्षेत्र में आईटीसीजेड बहुत दुर्लभ है, नहीं कभी कभी 10 साल में एक बार देखने को मिल जाए। तो ये गर्म हवा नम हवा को एक साथ मिलाता है। सहायक क्या है कि तापमान इसका यहाँ पे 26 डिग्री से नीचे रहता है, तो गर्मी ही नहीं बन रही है यार। अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे है तो अभी चक्रवात बनने के लिए कम से कम 26 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा। कोरलेस बल्ब हमने कहा स्ट्रांग होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि उतना मूवमेंट। जैसे अगर मैं ये कहूँ, मौत का कुआं देखा है आप लोगों ने, सबने देखा ही होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, ऐसे भी देखा ही होगा थोड़ा बहुत, है ना। हमने अपने टाइम पे बहुत देखा है, हमारे घर के पास में ही लगता था, 500 मीटर की दूरी पर मेला लगता था। अच्छी बात है, आज भी लगता है। उस शहर का सबसे बड़ा मेला, गणेश पूजा मेला। मौत के कुआं में क्या होता है, ये देखिए, ये पोल है, फुल स्पीड में ये राउंड राउंड घूम रहा है ना। वो पॉप सॉन्ग भी सुना होगा, ह्यूमन वाला, है ना। हाँ, तो राउंड राउंड जो घूम रहा है, अगर इसकी स्पीड को मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा करूं, क्या होगा? जितनी फुल स्पीड में गाड़ी रहेगी, वो आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल दोनों बैलेंस करते रहेंगे। अगर स्पीड, जब इसको नीचे उतरना है तो स्पीड को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, तो गोल गोल घूमना बंद हो जाएगा। दिमाग लगाओ, तो कॉर्डलेस फोर्स क्या कर रहा है, अगर ये स्ट्रांग नहीं है, यानी आपकी गाड़ी में पेट्रोल या स्पीड नहीं है, तो 10 डिग्री से आप कैसे बना पाओगे ये राउंड राउंड? बात समझ में आ रही है? सिर्फ दिमाग ये लगाओ, यही चीज एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। ठीक है, अब देखो, फिर से कोरिलेस फोर्स आ गया, यूपीएससी ने पूछा तो कितनी बार हो गया। ठीक है, चलो, अब यही चीज आपका दक्षिण में ज्यादा जो है, जो कोस्टल का तट है,
वहां पर चक्रवात नहीं आएगा, बट उड़ीसा में, तमिलनाडु का वो नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश का, सॉरी नागपट्टनम, यहाँ पे खूब चक्रवात आते रहेगा। क्यों, बता रखा है, वो भी देखना। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष भर, सालों भर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच चलने वाली हवाओं को कहते हैं पछुआ हवाएं। ऐसा है क्या? ये देखो, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और दक्षिण का 60 डिग्री। ये इतना बड़ा एरिया, क्या बकवास है। ये हवाएं पश्चिमी हवाएं, ना कि पछुआ हवाएं। 30 से 60 डिग्री उत्तर और 30 से 60 डिग्री दक्षिण, वेस्टर्न लाइसेंस। तो वर्ष भर चल रही है ये, नॉर्थ में और साउथ में तो ऐसे ही सही उल्लेख ही नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए। वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में बारिश होती है। ठंड में बारिश हो जाती है, दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली यहाँ पे है। ये क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। बात खत्म। अब ये बनती कैसे है प्रभु? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से उठने वाली नमी युक्त हवाएं, यानी अपने साथ नमी लेके चलती है, मॉइस्चर लेके चलती है, तभी तो बारिश करवाएगी। ये भारत के पश्चिम हवाओं का हिस्सा उसमें मिल जाती है और फिर बारिश हो जाएगी। तो जब ये हिमालय से टकराएगी, हिमालय का रेंज क्या है, यहां से उठाइए और ये पूरा अराकान योमा यहां तक चले जाएंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सर्दियों में भी बारिश हो जाती है। नहीं, हिमालय नहीं है यहाँ पे, राजस्थान में हिमालय नहीं है, अरावली है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्षेत्र में बारिश होती है, ये है। तो वेस्टर्न हवाएं जो है ये उच्च दाब वाले क्षेत्रों से, यानी नमी लेके चल रही है तो उच्च दाब हो गया। ठीक है, निम्न दाब की ओर चलेगी। बारिश भी कैसे होगी? आप ये देखिए, गर्म हवा ऊपर हल्की होकर ऊपर उठ रही है, यानी कम दबाव का क्षेत्र। और जब चक्रवात जब भी बनेगा वो कम दबाव का क्षेत्र होगा, डिम्पल जी। अब इसका स्थान लेने के लिए प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर आएगा ऊपर से, यही होता है ना। तो उच्च दबाव वाले से लो प्रेशर की तरफ चलेगी पश्चिमी हवाएं। तो ये हवाएं उत्तर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलेगी, इसका डायरेक्शन बताया जा रहा है। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहेगी। यानी नॉर्थ में अगर हम बात करें, ये देखो, यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, हेमिस्फीयर है ना। तो उत्तर पूर्व में, यानी ये नॉर्थ की बात करें, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से ये दक्षिण हो गया और पश्चिम हो गया, यानी यहां से ये हवा चलेगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इस दिशा में चलेगी ऐसे। ठीक है, और दक्षिण उत्तर पश्चिम में, दक्षिण में देखिए ये दक्षिण है, दक्षिण में उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्या हो, उत्तर और पश्चिम ये हो गया, यहाँ पे दक्षिण पूर्व की ओर चलेगी, इस तरह से चलेगी हवा। यानी ऊपर में इस तरह से आप ऐसे समझ लीजिए, हवाएं इस रूप, इस तरह से चल रही है। ये भी पिक्चर फॉर्म में दे रखा है, आप लोगों को उठा के देखिएगा। ये देखिए ऐसे, क्लियर। कौन सी हवाएं? पश्चिमी हवाएं। सारी हवाएं नहीं चलती है ना। तो ये हवाएं समशीतोष्ण क्षेत्र के मौसम को नियंत्रित करती है और मानसून पर प्रभाव भी डालेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है मोहित अग्रवाल? जल्दी से, हाउ द जोश, लो सर, ऐसा कुछ। गर्मी ज्यादा पड़ रही है प्रभु, मोहित अग्रवाल। हम्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर दिन कमोबेश एक जैसा होता है, सुबह साफ और चमकीली होगी, समुद्री हवाएं चलेंगी, जैसे जैसे सूरज आसमान के ऊपर चढ़ेगा गर्मी बढ़ती जाएगी, काले बादल आ जाएंगे, गरज के साथ बिजली हो जाएगी, यानी 12 बजे का दोपहर,
12 बजे दोपहर बारिश कहाँ होती है? जल्दी बताओ। बहुत इजी। 0 डिग्री। भूमध्य सागर मत मारना क्योंकि ये ऊपर है, यूरोप में, इटली, भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। रसदार फलों का एरिया है ना, बड़े बड़े साइज में आपको मिलेगा। चलो, यही तो था। अब आपको क्या लग रहा है कि अभी 24 से स्टार्ट किया? अच्छा, आप में से मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने अभी तक इसको 11 से 24 तक कर लिया है। डिम्पल खुराना जी। अभी नहीं हुआ है? कब होगा? एग्जाम के बाद? ज्योति जी, ज्योति पंडित बताइए। जल्दी बताओ। ज्योति जी नहीं है? अच्छा। फोन रख के घूमने चले गए, वेरी गुड। नहीं हुआ? शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? गौर से देख लो दोनों नाम, इन लोगों का नहीं हुआ है अभी। ज्योग्राफी खत्म होने को आया, पहले दे दिया गया। इल्जाम लगा दो, नहीं सर आप चेंज कर रहे थे कुछ कुछ बीच। ऐसा बोलो, बोलो बोलो बोलो। चलो, डिटेल में थोड़ा सा इसकी विशेषताएं सब देख लेते हैं। ठीक है। हर दिन साफ, ये इसका एरिया तो मैंने बता दिया। संवहनीय हवाओं से बादल बनेगा। गरज 12 बजे के बाद बहुत ज्यादा बारिश होगी, है ना। इस एरिया में मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी क्या? जल्दी यही बता दो कम से कम। नहीं होगी, वेरी गुड। चलो, भूमध्य देखिए, अब देखो। ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट कौन कौन सा आएगा? अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, इंडोनेशिया। रिपीट हुआ? पिछले क्लास से ये रिपीट हो रहा है, देख लो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मुख्य विशेषता क्या है? वर्ष भर ये वेट रहने वाला है और गर्म रहने वाला है। न्यूनतम तापमान में भिन्नता भी मिलेगी, 25 से 30 डिग्री के बीच में। दिन का मौसम ठंडा रहेगा और दोपहर तक ये गर्म हो जाएगा। हर दिन लगभग मौसम चक्र जो है समान रहने वाला है। डेली वही होने वाला है, इसलिए मौसमी जो कमर्शियल जो प्रैक्टिसेस है इस एरिया में बहुत नहीं के बराबर होती है। औसतन बारिश जो होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगी। संवहन वर्षा होगी। संवहन वर्षा का मतलब सूर्य के कारण सतह गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद हवाएं ऊपर हल्की होकर ऊपर बढ़ेगी। बिजली भी कड़केगी और वर्षा भी होगी। ठीक है। चलिए, मॉनसून की बात करें तो मानसून तो भारत की बात करें अगर, इन टर्म्स ऑफ इंडिया, तो जून से लेकर अगस्त, सितंबर मान लो, या 4 महीना बारिश हो जाती है। सवाना की बात करें तो ये बारिश तो नहीं होगी और वर्षा का पैटर्न भी बहुत ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, बस ये देख लीजिए, शुष्क और गीले मौसम का स्पष्ट विभाजन होता है। सवाना में जो घास पाई जाएगी, ग्रास ग्रासलैंड, कहाँ पे है? कोई बता सकता है? अरे शबाना कहाँ रहती है भाई? अफ्रीका में। तो शुष्क होगा ना। हाँ। भूमध्य सागर शीतोष्ण, यानी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। तो गर्म शुष्क ग्रीष्म ठंडी बरसाती सर्दियां सब होगी यहाँ पे। ठीक है। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? रसदार फल मिलेगा, शीतोष्ण वाला। इटली बता दिया मैंने। सिराको आपका बारिश भी करवा देगा। अब आइए, भूमध्य रेखीय प्रतिधारा के पूर्व की ओर प्रवाह होने का कारण क्या है? भूमध्य रेखीय धारा, धारा मतलब करंट की बात हो रही है। फिर से आइए, इस यहाँ पे जो समुद्र होगा इस एरिया में, ठीक है, वो पूर्व की ओर बह रहा है इस तरफ। ऐसा क्यों है? कारण क्या है? तो दो भूमध्य धाराओं का अभिसरण फैलाव हो रहा है। अभिसरण देख लेते हैं। उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखा, यानी इक्वेटोरियल करंट, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व की दिशा में, और ऐसे, और जलधारा ऐसे बह रही है। तो ये जलधारा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से को
क्या करती है, एक हिस्से में एकत्रित करती है। अभिसरण का प्रभाव क्या होता है, उत्तर और दक्षिण में भूमध्य रेखीय धाराओं का अभिसरण के कारण यानी फैलाव के कारण पश्चिम का जो जल का उच्च दबाव वाला क्षेत्र बनता है, और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी कि ये पानी यहाँ पे ज्यादा स्टोर हो गया, और फिर यहां से चूंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्ट है, तो ये पूर्व की ओर ले जाएगा, पूर्व की ओर बहने लगती है। तो ट्यूटोरियल काउंटर करंट का निर्माण होता है, ये समझ में आया। चलो, तो पृथ्वी का घूर्णन धाराओं की दिशाओं को प्रभावित करता है, लेकिन भूमध्य रेखीय प्रतिधाराओं का निर्माण का प्राथमिक कारण नहीं है। ये यहां तक तो सही है, इसको पढ़ लीजिए। लवणता की बात करें तो लवणता यानी सैलिनिटी की बात हो रही है, तो ऊर्ध्वाधर धाराओं का निर्माण होगा लवणता के अंतर के कारण, यानी अलग अलग धाराओं का ऐसे से वर्टिकल अगर धाराएं बन रही हैं तो ये धाराओं का निर्माण क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह है सैलिनिटी। जैसे थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन, क्षैतिज प्रवाह भी होगा, ऊर्ध्वाधर हो रहा है तो क्षैतिज भी होगा। तो ये कहाँ पे, तो क्षैतिज प्रवाह जैसे कि भूमध्य प्रतिधारा जो है इस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, लवणता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन क्षैतिज प्रभाव भी होगा। इतना सही है, डिपेंड नहीं करता, ठीक है। डोलड्रम, ये कौन सा एरिया है, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जहां पे हवाएं शांत रहती है। बस इतना ही तो करना था, ठीक है। तो भूमध्य रेखीय प्रतिधारा काउंटर जो करंट है का निर्माण उत्तर और दक्षिण की भूमध्य रेखीय धाराओं के फैलाव अभिसरण के कारण पश्चिम में जो जल जमाव हो जाता है, और चूंकि एक्सेस झुका हुआ है तो ये पूर्व की ओर बहने लगे। इतना ही करना था प्रभु। और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण कि भैया अगर आपने स्लोप इंक्लाइन बना दिया, बचपन में वो यहां से सीढ़ी से चढ़ा होगा और स्लाइड करने के लिए गए होंगे, गर्मी आ गया तो अब कुछ लोग एग्जाम छोड़ के जाएंगे यहाँ पे वाटरफॉल, वाटर वाला क्या बोलते हैं, वाटरफॉल ना, नहीं नहीं, वाटर क्लब क्या बोलते हैं, अरे क्या है भाई दिल्ली में, ऐसे करके उछलते हैं पानी वाला है। चलिए, वाटर पार्क, हाँ हाँ, वही मैं देखना चाह रहा था, वाटर पार्क। सही है, सही। किसको किसको जाना, हाँ, लगता गर्मी में जा चुकी है ज्योति, वेरी गुड। चलिए, और समुद्रों में ज्वार भाटा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, गुलबशा अलवी जी। ठीक है मैडम जी, हो जाएगा, डन। बट इसको जो अभी यहाँ लिखा है इसको व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, नम्र निवेदन, सिंपल फॉर्म में बता रखा है भाई, लेकिन फिर भी आपको चाहिए, मैं फिर से, आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार हर चीज करके देने को तैयार हूँ, एक ही चीज को 50 बार बोलोगे मैं 50 बार बताने को तैयार हूँ, बट आप पढ़ो तो पहले ढंग से। चलिए, गर्मी में मेरी हालत क्या हो रही है ये मैं जान रहा हूँ, फर्नेस में बैठा हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है। शेखर जी, आफ्टर क्लास मुझे कॉल कीजिएगा। महासागर और समुद्र में ज्वार भाटा, रीजन क्या है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल, चंद्रमा का बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का बहुत कम लगेगा, फिर चंद्रमा का सबसे ज्यादा लगेगा क्योंकि पास में है, और पृथ्वी का केंद्रापसारी बल, ये तीन फोर्सेस काम करेंगे। चलिए आइए टाइडल फिनोमिनन को जान लेते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। तो ये नियमित वृद्धि होती है जब समुद्र जल में, तो ये कभी ये ऐसे उठेगा और फिर ये नीचे गिर जाएगा, फिर ये उठेगा फिर ये नीचे गिर जाएगा। अभी हमने उड़ीसा वाला तट की बात की, चांदीपुर की बात की थी कि भैया पानी आया फिर वापस लेके गया, है ना। तो चंद्रमा का निकटतम खगोलीय पिंड है पृथ्वी ही है, तो आकर्षण बल भी सबसे ज्यादा इसी का होने वाला है। नियर साइड चंद्रमा के खिंचाव के कारण हाई टाइड बनता है, ध्यान दीजिएगा, हाई टाइड बनेगा। दूसरी ओर पृथ्वी का जो विपरीत पक्ष जो है, टार साइड, ये केंद्र प्रसारक बल के प्रभाव में भी उच्च ज्वार बनता है, दोनों के कारण बनता है, ठीक है। सन की बात करें तो इनका गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के लगभग आधा प्रभाव डालता है, यानी दूर है ना भाई हमसे, लेकिन वो एक, जब ये कब बनेगा, जब सूर्य
पृथ्वी और चंद्रमा, ये यहां से खींच रहा है, ये यहां से खींच रहा है। लो, तो समकोण, अब ये एक सीधे पड़े तो सर्वाधिक बनेगा, स्प्रिंग टाइड बनेगा, सर्वाधिक ज्वार, लंबे लंबे वाला। और जब ये समकोण पे होगा, यानी यहाँ पे चंद्रमा यहां हो गया, पृथ्वी ये, देखो 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। या फिर यहां हो जाए, ऐसे भी बन जाए, क्योंकि पृथ्वी कभी यहां रहेगी, कभी यहां भी तो होगी, सूर्य तो यहीं रहने वाला है। तो कभी चंद्रमा बीच में आ जाएगा, कभी पृथ्वी, ये चंद्रमा है, ठीक है, मून, तो मून कभी यहां रहेगा, कभी इस तरफ रहेगा, कभी यहां, चार है ना भाई, देखो ये अर्थ है, मून चक्कर काट रहा है पृथ्वी के, ठीक है। चलिए, तो समकोण पर बनेगा तो अर्धजन के कारण नीप टाइड, यानी सबसे कम ज्वार बनेगा, यानी एक सीधे सीधी रेखा में हो तो लंबा बनेगा, बड़ा बनेगा, पूर्णिमा और अमावस्या, फुल मून, हाई मून, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का जो केंद्रा प्रसारी बल है, चंद्रमा और पृथ्वी का संयुक्त प्रणाली जो है, एक दूसरे की ओर चारों ओर घूमेगी, ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो विशेष रूप से ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में उच्च ज्वार के निर्माण में सहायक होता है। ये जो केंद्रा पसारी, मतलब उसका जो एरिया जो है घूर्णन करने के कारण, देखो पृथ्वी भी अपने एक्सिस पे घूम रही है और चंद्रमा इसके चक्कर काट रहा है, और चंद्रमा भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ये भी ध्यान रखना। तो सेंटर की बात करें, केंद्रा पसारी मतलब केंद्र का प्रसार हो जा रहा है, सेंटर का प्रसार हो जा रहा है, तो ये फोर्स जो काम करता है वो पृथ्वी के अगेंस्ट, उल्टी दिशा में, पार साइड, यानी उच्च ज्वार का निर्माण करवा देगा ये। तो ये सेंट्रल बेसिकली क्या कर रहा है, घूर्णन के कारण हाई टाइड बनेगा, बस इतना ही रख लो यार, तब भी काम चल जाएगा आपका। क्लियर है? चलो, अब यहां से हम कल कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, ढंग से पढ़िए, दबा के पढ़िए।